अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट आवर में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, आज 24 दिसंबर का दिन सियासी मामलात के हवाले से बहुत ही अहम दिन है। दो अहम केसेस के हवाले से पेशरफ्त हुई। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की, यहाँ पर एहतसाब अदालत में मियाँ नवाज शरीफ साहब को जहाँ फ्लैगशिप में बरी कर दिया गया, वहाँ अल अज़ीज़िया में उनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई। करप्शन के मुर्तकिब करार पाए, 7 साल की कैद भी उन्हें हुई। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, उनकी बहन फरियाल तालपुर के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो हेयरिंग हुई, बहुत सख्त रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के इस हेयरिंग में सामने आए। और ऐसा लगता है कि आने वाले दिन जरदारी साहब के लिए बहुत सख्त होने जा रहे हैं। यहाँ पर जरदारी ग्रुप, ओमनी ग्रुप और मलिक रियाज ग्रुप की तमाम जो जायदाद है उसे मुंजमद करने का भी हुक्म दिया गया। और बहुत सी अहम बातें हुई, लेकिन जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उस पर तो हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है। आप यकीनन दीगर प्रोग्राम्स में भी सुन रहे होंगे कानूनी पेचीदगियाँ क्या हैं, अगले मराहिल क्या हो सकते हैं, ये मामलात आगे बढ़ेंगे क्या और क्या सूरत इख्तियार करेंगे, इस पर हम भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। यकीनन बहुत ही अहम मौज़ूआत है, मुल्क की सियासत का चूँकि जिक्र किया जा रहा है, लेकिन उससे भी पहले हम इन दो बड़ी जो सियासी जमातें हैं उनकी सियासी सूरत हाल क्या होगी, आने वाले वक्त में शक्ल क्या नज़र आएगी हमें इन दो पार्टीज़ की, उसका भी ज़रा कुछ अहाता करेंगे। हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में क़यादत कौन संभालेगा? अगर देखा जाए, राना सनाउल्लाह ने फरमाया कि सारी रहनुमाई जो है वो जेल से ली जाएगी, लेकिन हम साथ ही साथ शाहिद खाकान अब्बासी को फ्रंट पे देखते हैं। और जहां तक हमारी मालूमात है, अब आगे के काम जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी ही शायद संभालते हुए नजर आएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या जहनी तौर पर आने वाले वक्त के लिए तैयार है, उनकी क्या तैयारियां हैं, इस पर ज़रा हम अपने पहले सेगमेंट में बात करेंगे। मेहमान जो है हमारे प्रोग्राम में उनके बारे में भी आते चले। कामरान मुर्तज़ा, माहिर कानून, कोयटा से हमारे साथ मौजूद है। जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान खान सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद स्टूडियो से, और राना अजीम सीनियर सहाफ़ी लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपकी तरफ आ जाते हैं जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, ज़रा ये बताइएगा कि क्योंकि कानूनी मराहिल की तरफ तो हमने अभी आगे बढ़ना है, लेकिन इस वक्त जो हम सियासी सूरत हाल देख रहे हैं दोनों पार्टीज़ की, काफ़ी तशनगी महसूस हो रही है। सबसे पहले तो इन दोनों पार्टीज़ में क़यादत की कमी नज़र आ रही है। आसिफ अली जरदारी साहब का 5 या 7 तक क्या फैसला सामने आता है, लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वहाँ पर क़यादत का बड़ा फुकदान है। क्या कहते हैं आप, आपको क्या दिखाई देता है? जी, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है महरीन के ये एक बहुत बड़ा तारीखी दिन है और बहुत बड़े फैसला आज आया है, जिसका बड़े दिनों से कौम को इंतज़ार था। और हम सब देख रहे थे कि कितने अरसे से अदालत उन्हें मौके पे मौका दिए जा रही थी कि अपनी बेगुनाही को साबित करें या मनी ट्रेल दे दें। तो एक बात तो ये है कि वो जो नैरेटिव लेके चले थे, आज वो मुकम्मल तौर पर डिफीट हो गया और अदालत ने उनको करप्ट प्रैक्टिसेस में मुजरिम साबित करते हुए सजा सुना दी है। अब देखना जो बात दूसरी, आसिफ अली जरदारी साहब जी एक रेफरेंस में उन्हें सजा, जी एक रेफरेंस में इससे पहले सजा पा चुके हैं एवनफील्ड में, और इसमें ये अभी सजा पा चुके हैं। तो तीसरा केस इससे अभी देखें, एक तो जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी देखें कि उन्होंने कितना मेरिट पे फैसला सुनाया है, जहां उन्हें फ्लैगशिप में उस तरह की एविडेंस नहीं मिली जिस पर वो इन्हें मुजरिम गर्दान थे, तो उन्होंने उसमें इन्हें एक्विट कर दिया है। लेकिन जहां उन्हें एविडेंस नजर आई है और मेरिट पे उन्होंने फैसला दिया है, वहां उनकी बहुत भारी जुर्माना भी किया है, सियासत के लिए भी नाअहल किया है और सजा भी सुना दी है। तो एक तो ये है कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ा दिन कि पाकिस्तानी अवाम का और तमाम लोग जो इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं उनका भी हमारे अदारों के बारे में उन पर एतमाद बढ़ेगा, लोगों को एतमाद बढ़ेगा। और फिर जो जरदारी साहब के खिलाफ तहकीकात हुई हैं, FIA ने जिस तरह दलेरी से उसकी तहकीकात करके एविडेंस कलेक्ट की है, उससे मुझे तो इसलिए खुशी है कि तमाम अदारों में, मैं पहले भी कई दफ़ा कहता रहता हूँ कि अच्छे लोगों की कमी नहीं है, मुहिब वतन लोगों की कमी नहीं है, दयानतदार लोगों की कमी नहीं है। अगर उन्हें ट्रस्ट किया जाए और उन्हें टास्क किया जाए और उनकी सरपरस्ती की जाए, तो वो बड़े से बड़े मुजरिम के खिलाफ, बड़े से बड़े बासर शख्स के खिलाफ तहकीकात करने की सलाहियत रखते हैं। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। तो यकीनन मुझे लगता है कि इनकी जो खानदानी गिरफ्त है इन दो पार्टियों पर, वो ढीली से ढीली होती चली जाएगी और फिर बिल आखिर उन्हें मेरिट बेस्ड लीडरशिप का इंतखाब करना पड़ेगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी में अगर आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार हो जाते हैं या उनके खिलाफ ये केसेस साबित हो जाते हैं, जब उनको सजा हो जाएगी,
तो मैं नहीं समझता कि बिलावल साहब में वो सलाहियत है, वो मैच्योरिटी है, क्योंकि उन्हें 6 दफा पहले लॉन्च किया जा चुका है। कब तक उन्हें लॉन्च एंड री-लॉन्च करते रहेंगे? तो मुल्क की सियासत चारों नाचार आप समझते हैं कि ये जमहूरियत की तरफ इन पार्टीज को जाना पड़ेगा? कामरान खान, मजबूरन जाना पड़ेगा, चाहते तो नहीं है, लेकिन जो उनकी अगली पूत है उनका भी नाम कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है इन केसेस के साथ, तो फिर आने वाले वक्त में पार्टी के अंदर से शायद कुछ लोग निकल कर सामने आएंगे, और अगर अंदर से निकल के कुछ लोग सामने आएंगे तो किस कदर एक्सेप्टेबिलिटी होगी विद इन पार्टी और आवाम में इन लोगों की, और किस कदर पजीराई होगी? जी मेरिन, सबसे पहली बात यह है कि आज भी जब ये फैसला आने वाला था बाकी 2 रेफरेंसेस में, तो उस वक्त भी मुशावरत का अमल जारी था। फैसला सुनने से पहले नवाज शरीफ अपने एक पार्लियामेंटेरियन के फार्म हाउस पर मौजूद थे और लीगी क़यादत के जो बड़े ज़ोमा थे वो वहाँ पर मौजूद रहे, और एक यही मुशावरती अमल चल रहा था कि अगर नवाज शरीफ भी आज अगर गिरफ़्तार हो जाते हैं, जैसा कि वो हो गए, वो हो जाते हैं, और उससे पहले शहबाज शरीफ जो हैं वो भी ज़ेर हिरासत हैं नैब के, जो हमज़ा शहबाज हैं वो भी नैब की तहकीकात का सामना कर रहे हैं, उनको तो ऑफलोड भी कराया गया। एक मरतबा वो जब मुल्क से जाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें जहाज़ से ऑफलोड भी कराया गया। इसी तरीके से मरियम नवाज़ जो हैं वो भी, जो कि आज फैसला आने के बाद ट्विटर पर सरगम हो गई थी, उन्होंने अपनी एक्टिविटीज रिज्यूम की, उनके मुतालिक भी कहा जा रहा था कि उनकी भी बेल कैंसलेशन ऑफ बेल की जो एप्लीकेशन है दैट इज लाइंग पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो ऐसी सूरत में फिर वो भी इस काबिल ना होंगी कि वो चला सकें। तो ये कौन चलाएगा? देखिए बाद में आते हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी होगी विद इन पार्टी, और वही जो बात मैंने की कि अवाम कितना एक उनको एक्सेप्ट करेगी, जो आदी है मियां नवाज शरीफ साहब को देखने की, मरियम नवाज को देखने की, उनके अंदर कितनी एक्सेप्टेबिलिटी होगी? जी ये पर्सन स्पेसिफिक जो पॉलिटिक्स चल रही थी इन दोनों हमारे बरसगीर पाकिस्तान में तो खासतौर पे ऐसा है ना, चाहे वो जी ऐसे ही है, पर्सन स्पेसिफिक पार्टी है। मैं यही बात कह रहा हूं कि आज जब ये मुस्लिम लीगी क़यादत को अंदर होने के नाम गिनवाए गए तो ये उन्होंने कहा जी फिर बंदे अगर बाहर आएंगे अवामी राब्ता मुहिम के लिए तो किसकी कॉल पर आएंगे? क्या वो राजा ज़फरुल्लाह की कॉल पर आएंगे? क्या वो किसी दूसरे लीडर की कॉल पर जो है वो बाहर आएंगे? क्या शाहिद खाकान अब्बासी इतने मोटिवेशनल हो सकते हैं कि उनकी कॉल पर एक पूरी मुस्लिम लीग नून जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए? तो ऐसा नहीं है। हमारी जो आपने जैसे खुद कहा कि जो यहाँ की सगीर की जो सियासत है ज़्यादातर पर्सन स्पेसिफिक है, और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी को भी आप देख लीजिए। पीपल्स पार्टी में भी जब ये बातें हो रही थी कि जी जरदारी साहब अगर चले जाते हैं तहकीकात के नतीजे में सलाखों के पीछे तो ऐसी सूरत में क्या होगा, तो यही कहा जा रहा था। सनम भुट्टो तक का नाम ले दिया गया क्योंकि भुट्टो की लेगेसी है ना जी, भुट्टो जिंदा है, तो सनम भुट्टो का नाम आ रहा था और वो आ भी गई तो बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए, तो ये तो करना पड़ता है यहाँ की सियासत जो है। अच्छा राना नसीम आप बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के लिए शायद सरप्राइज किसी हद तक कह सकते हैं अभी जो मामलात जिस तरह से सामने आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जिस कदर सख्त रवैया है। बेशक हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि JIT की रिपोर्ट में बहुत सारे अहम इंकशाफात हो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कोई बड़ा सरप्राइज नहीं था। ये फैसला वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये तो 7 साल हो गए, वो तो 14 साल एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो एनीवेज उनके लिए तो नहीं था। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आप देख रहे हैं कि कोई तैयारियां हैं फर्दर, जिस तरह यहाँ पे हमें शाहिद खाकान साहब नजर आते हैं। देखिए मेहरीन, शाहिद खाकान नजर जरूर आ रहे हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, कल फैसला है आंखों का। जी बिल्कुल, मैं देखें एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर हम देखें तो मरियम नवाज़ कल से एक्टिव थी और पूरी मुस्लिम लीग नून को पता था कि 24 दिसंबर को फैसला आ रहा है और बाकायदा कॉल दी गई थी। कहा गया था कि जनाब आप भरपूर तरीके से वहाँ पे आएँ, अपने अपने शहरों में अगर कोई ऐसा फैसला आता है तो प्रोटेस्ट करें। लाहौर में उन्होंने अपने हेड ऑफिस में पूरा एक मुहिम जो शुरू कर रखी थी, MNA MPs वहाँ पे मौजूद थे, इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे, हर शहर में उन्होंने ये कह रखा था। लेकिन आज के फैसले के बाद जिस तरह मरियम रात से बड़ी एक्टिव थी और ये एक चल रहा था तमाम सोशल मीडिया पे, देखें शेड नहीं आ गई, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा था कि आप बच के रहो, आप तो आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद जिस वक्त फैसला आया, फैसले के बाद आपने देखा कि कितने अरकान असम्बली वहाँ मौजूद थे, कितनी तादाद थी। देखें 3200 कम अज़ कम लोग जो होते हैं एक यूनियन कौंसिल में होते हैं वोटर, ये वोटर मैं बता रहा हूँ,
तो अगर वहां पर 3200 वोटर एक यूनियन कौंसिल जितने नहीं आ सके, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके अंदर एक कैसी मायूसी फैल चुकी है। देखिए, मुस्लिम लीग नून के अंदर मैं बिल्कुल वाजे कर दूं, आज 3 मीटिंगें, एक मियां नवाज शरीफ के साथ मीटिंग फार्म हाउस में, जिस तरह ये बता रहे हैं, कामरान भाई बता रहे हैं, इसी तरह एक मीटिंग जो है मुस्लिम लीग की पार्लियामेंट हाउस के वहां पे हुई। एक मीटिंग जो है कुछ लोगों ने वो की जिन्होंने चौधरी निसार को दोबारा देखना चाहते हैं। और आज एक वाज़े तौर पर एक पैगाम दिया गया है मुस्लिम लीग नून की अहम क़यादत को कि जनाब, हम किसी सूरत में भी मरियम जो है उसके कहने पे, उसके बयानिए पे नहीं चलेंगे। अगर हमने पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है, अगर हमने पाकिस्तान में अपनी सियासत को बचाना है, तो फिर हमें अदारों से तसादम नहीं चाहिए। और मरियम तो अदारों से तसादम की बात कर रही है। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक जिसकी बाज़गश्त बड़ी काफ़ी अरसे से चल रही थी, अब आप देखिएगा इसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी, पंजाब में भी, वफाक में भी। और ऐसे लोग बड़ी देर से फॉरवर्ड ब्लॉक का हम जिक्र तो सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक उस तरह का फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आया नहीं। अगर वो तो कहते हैं बड़े मुत्तहिद हैं, कुछ ऐसा नहीं। अगर मुत्तहिद हैं तो आज मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए कि पूरे पाकिस्तान में कितने प्रोटेस्ट हुए हैं। नहीं, आप मुझे ये बताएं, राना साहब मुझे ये बताएं ना, कि मुझे ऐसे लगता है कि हिकमत अमली जो है वो बजाय मुस्लिम लीग नून की जरा डिफरेंट है। पहले ये खूब गरजे बरसे धाड़े सब कुछ किया, उसके बाद आपने देखा खामोशी। और खासतौर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जब इनका ये सजा का फैसला मुअत्तल हुआ, उसके बाद हमने देखा बहुत ही धीमा मिजाज, मरियम साहिबा बिल्कुल खामोश। दूसरी जानिब हमने आसिफ अली जरदारी साहब का जो एटीट्यूड है डिफरेंट होते देखा, यानी वो खामोश थे और अब वो गरजना बरसना शुरू हो गए। अब वो चाहते हैं कि अवाम बाहर आए। मुझे ऐसे लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि अवाम बाहर आए, बल्कि वो थ्रू मीडिया अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहते हैं, थ्रू अदालत वो अपने आप को इंसाफ दिलाने के अभी मराहिल तय करना चाहते हैं। नहीं, मैं चूंकि मैं आपको थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून बिलखसूस मियां नवाज शरीफ के अगर माजी में ले जाऊँ, तो जो शख्स 1 साल की कैद काटते हुए फौरी तौर पर पाकिस्तान से बाहर जाने को जिसने तरजीह दी, और उसके बाद अक्सर आप आसिफ अली जरदारी को ले लें जिसकी सज़ा कितनी ज़्यादा थी, जिसने कितनी जेल काटी, तो ये बड़ा फ़र्क है। मियां नवाज शरीफ जेल काटना नहीं चाहता था, ना वो जेल काट सकता है। इसलिए मुझे वो चौधरी शुजात हुसैन की बुक्स के, लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई है राना ज़ीम साहब। पिछली दफ़ा के मुकाबले में अगर इस दफ़ा देखा जाए, जितनी पेशियाँ उन्होंने भुगती है, सही कह रहे हैं, किसी ने पाकिस्तान में शायद इतनी पेशियाँ इतने अहम ओहदे पर रहते हुए नहीं भुगती होंगी। चले हम चलते हैं ज़रा, माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। ये तो सियासी सूरत हाल थी जिसका कि हम जायज़ा ले रहे थे कि इस वक्त कहाँ पे खड़ी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आइंदा की सियासी हिकमत अमली। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, आज जो ये दोनों केसेस थे, हम एक एक करके अगर इनको लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की। अल अज़ीज़िया में फैसला एक और आना, और दूसरे में फैसला कुछ और आना, और उससे पहले एवन का फैसला एक और आना। इन तीनों कड़ियों को अगर जोड़े तो क्या ये जो फैसला आज अल अज़ीज़िया में आया वो क्या दूसरे फैसले को इफेक्ट नहीं कर रहा? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि उसमें ये फैसला आना सजा का और दूसरे में बरी हो जाना, जबकि मामला दोनों के मोरलेस सेम ही है। नहीं, मामला मोरलेस अगर सेम भी हो तो जब क्रिमिनल केस उनके अलग अलग कर दिए गो कि नवाज लीग का मौक़िफ़ ये था कि इनको इकट्ठा चलाया जाए और उनको एक रेफरेंस की शक्ल दी जाए, मगर वो इनकी प्ली जो है एक्सेप्ट नहीं हुई ऊपर वाली अदालत तक, तो अब वो केसेस अलग अलग चले। अब हर क्रिमिनल केस के अपने फैक्ट्स होते हैं और उसकी अपनी अलग से एविडेंस होती है। एक केस का एविडेंस जो है वो दूसरे में नहीं लिया जा सकता, और एक केस के फैक्ट्स जो है दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। तो हर केस के अपने अपने हक़ाइक़ हैं, उसके मुताबिक जो है ना उसकी अदालतें देखती हैं। एक बात ये देख लीजिए कि अभी इस वक्त जो है वो सिर्फ ट्रायल कोर्ट का फैसला है। इसने अब हाई कोर्ट में भी जाना है, इसने अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाना है, अल अज़ीज़िया में भी और दूसरे में भी जिसमें एक्विटल हो गई है। तो इसमें बहुत सारी बातें जो है ना वो कह देना कि ऐसा हो गया है और ऐसा नहीं हुआ, मेरा ख्याल है कि अभी प्री मैच्योर स्टेज है। सही। लेकिन कामरान साहब, क्योंकि वो हम थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं। अगर हम बात कर रहे हैं फ्लैगशिप की, हम बात कर रहे हैं अल अज़ीज़िया की, कौन से वो डिफरेंसेस थे जिनकी बिना पर एक पर बरी कर दिया जाता है और दूसरे में सजा दे दी जाती है? जिसमें बरी किया गया है उन्होंने उसमें कहा है कि इनिशियल ओनर्स जो है वो डिस्चार्ज नहीं किया प्रोसिक्यूशन ने। एक बात तो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली है अब शायद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने भी, कि इनिशियल ओनर्स जो है वो प्रोसिक्यूशन पे है और वो जब तक डिस्चार्ज नहीं होगा ओनर्स शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अल अज़ीज़िया में उन्होंने कहा कि इनिशियल ओनर्स जो है ना उसको उन्होंने लाइट ओनर्स कहा है। उन्होंने कहा कि वो जो लाइट सा ओनर्स है वो उन पे प्रोसिक्यूशन पे था, यानी नैब पे था, वो उन्होंने डिस्चार्ज कर लिया और इस तरह से ये बर्डन शिफ्ट हो गया। अब उसके बाद मनी ट्रेल देनी चाहिए थी मियाँ साहब को। अब एडमिटेडली ये प्रॉपर्टीज जो जिस अज़ीज़िया स्टील मिल वाला जो मामला है ये एडमिटेडली हसन और हुसैन के हवाले से है, और वो जब उनके हवाले से है तो उसको इन्होंने बेनामी में रखा है
सिर्फ इस मफरूजे के तहत कि उस वक्त जो है ना वो इसकी सीड मनी जो है वो यहाँ से गई होगी, या वो जिस उम्र में वो थे उस वक्त जो है ना वो इतनी बड़ी मिल जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो सकती थी, या इतनी अमाउंट की उसमें वो कर नहीं सकते थे। तो यहाँ पे भी जो है ना वो उन्होंने एक प्रिजम्पशन रखी है, और उस प्रिजम्पशन को बुनियाद बना के कि चूंकि ये उनके वालिद हैं, और इसको बुनियाद बना के उन्होंने इसमें सजा दी है। अदरवाइज इसके अलावा और कोई करप्शन, जिसको करप्शन कहा जाता है या जिसको माशरे में उर्फ़ आम में करप्शन समझा जाता है, वो करप्शन का मामला उस तरह से नहीं है, बल्कि सिर्फ इस मिल के इस्टेब्लिश होने तक और इस मिल के लिए जो है ना वो अमाउंट जो है वो जाने तक, वो कहाँ से आई है, वो उस हवाले से है ये मामला सारा। अच्छा कामरान साहब, अगर इस केस को, क्योंकि मैं कानून की तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह इस केस को हमने समझा, हमने पढ़ा, जाहिर सी बात है हम इसे रिपोर्ट भी करते रहे गाए बगाए, ये इस केस में मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से वीकनेसेस क्या थी इस केस में, जिसकी बिना पर उनका ये केस जो है ये मजबूत ना रहा और उन्हें सज़ा हो गई? जिस तरह ये कहा जा रहा है कि उनके बेटों की तरफ से शहादत ना दिया जाना, गवाही ना दिया जाना, वो भी एक तरह से समझ सकते हैं कि इसमें एक मसला करार पाया। फिर उसके अलावा ये कि 88% जो प्रॉफिट उनको आ रहा है, फिर बच्चों के पास जब ये बच्चों ने जब ये बनाई कंपनी तब वो बहुत छोटे थे, वो नहीं बना सकते थे, दादा से मिली तो दादा की जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसके अंदर इतनी अमाउंट मौजूद नहीं थी जितने की बड़ी अमाउंट इन कंपनीज को खड़ा करने के लिए चाहिए थी। लेकिन फिर एट द सेम टाइम ये भी नहीं प्रूव किया जा सका कि ये पैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने भेजे, लेकिन वो अवामी ओहदा रखते थे। इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वीकनेसेस क्या करार पाई मियां नवाज शरीफ साहब के इस केस में? देखिए, एक तो वीकनेस ये होती है ना कि अगर हसन और हुसैन आ जाते और वो भी इसको कंटेस्ट करते तो मेरा ख्याल है ज़्यादा मुनासिब होता। जब हाँ वो सबसे बेहतर होता कि वो आके इसको कंटेस्ट करते, और वो बेस्ट एविडेंस हो सकती थी, वो बताते आके कि ये उनके पास कहाँ से इसकी रकम आई है। अच्छा, हुआ ये है कि यहाँ पे भी प्रिजम्पशन है। जो मेरे ख्याल सोचने वालों ने या इस केस को जो डिफेंड कर रहे थे, जो काउंसिल थे, उनको वो टेक्निकली वो इस बात पे मेरा ख्याल सोच रहे हैं कि ये गिफ्ट था, इनको गिफ्ट आए हैं। एक तो गिफ्ट को उन्होंने बुनियाद बनाया और गिफ्ट को उन्होंने एसेट के तौर पे लिया है। वो जो अमाउंट इनको आई है उसको उन्होंने वो जो गिफ्ट के तौर पे एक उसको और एक पावर ऑफ अटॉर्नी है वो उसको जो है ना वो कनेक्ट कर रहे हैं। और इस दो तीन चीज़ों को मिला के वो, और बल्कि उनकी एज के हवाले से भी इन 2-3 चीज़ों को मिला के वो ये फर्ज कर रहे हैं कि ये जो है ना इसकी अमाउंट जो है वो मियाँ साहब की होगी, और या मियाँ साहब की ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो मिल है अल-अज़ीज़िया ये मियाँ साहब की होगी, और ये यहाँ पे प्रिजम्पशन है उनकी। मगर प्रिजम्पशन मेरा ख्याल है कि अगेन बड़ी वीक किस्म की प्रिजम्पशन है। उन्होंने वो जो लाइट ओनर्स की बात की है कि वो लाइट ओनर्स उस पे था, वो इनिशियल बर्डन जो है वो जो लाइट है वो भी डिस्चार्ज समझ नहीं सके हुआ। जिस चीज को मियां नवाज शरीफ साहब के केस में ख्वाजा हारिस ने स्ट्रेंथ समझा वही वीकनेस निकली उनकी। और जहां बेटों का, क्योंकि गिफ्ट जिनकी तरफ से जाता है उनका बताया जाना, उनकी तरफ से सबूत देना जरूरी होता है, और वो सबूत वो शवाहिद चूंकि ना दिए गए वही इनकी वीकनेस बनी। हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। कतरी उसको डिनाई बेस्ट एविडेंस हो सकती है, बिल्कुल बेस्ट एविडेंस हो सकती है, डेफिनेटली। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद इसको हम कानूनी नुक्ते और आगे क्या हो सकता है सब पे बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, आप बताइएगा, अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कामरान मुर्तज़ा साहब से, कानूनी नुक्ता जो है उन्होंने हमें समझाया। इस वक्त अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं वो आ रही हैं नाम नेहाद एहतसाब की। ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त सिविल मार्शल लॉ है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए महरीन, बात यह है कि किस मुजरिम ने आज तक कहा है कि मेरे खिलाफ जो फैसला आया है ये दुरुस्त है। तो मुजरिमों का, वो मुजरिम होते इसलिए हैं, उन्हें मुजरिम गर्दाना इसलिए जाता है कि उनकी एक ज़हनियत होती है, एक माइंडसेट होता है। हमारे मुल्क में जितने भी लोगों को आप पकड़ेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स को खास करके, तो उन्होंने किसी न किसी नैरेटिव का सहारा लेना है। वो अदलिया को, यही अदालतें थीं जिन्हें पहले वो बुग़्ज़ बरा कहते थे, आज जब उस अदालत ने फैसला सुनाया तो एक जहाँ पे उन्हें कम एविडेंस लगी, वीक एविडेंस लगी, उसमें उन्होंने बरी कर दिया, और जिसमें उन्हें अच्छी एविडेंस मिली और रिलायबल एविडेंस थी उसमें उन्होंने लिख दिया है कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व पाए गए हैं। इसमें कौन सी दो राय हैं?
लेकिन इसी बात को तो वो इस्तेमाल कर रही है ऑपोजिशन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यही तो कह रही है कि एक में फैसला ये आना, दूसरे में ये आना, ये इसी को तो गर्दान रहे हैं वो इस वक्त। देखिए, वो उनके गर्दानने की क्या, रियलिटी ये है कि उनको 7 साल जेल हो चुकी है, उनकी जायदाद जब्त करने का हुक्म आ चुका है, उनके ऊपर एक भारी जुर्माना 1.5 अरब रुपए और तकरीबन 2 करोड़ और 50 लाख डॉलर्स का जुर्माना उन पे हो चुका है। अब वो इसके खिलाफ अपील में जाएंगे, वो उनका हक है, अपील में जाएंगे। अगर वो अपने आप को पहले 2 सालों में बेगुनाह साबित नहीं कर सके और एविडेंस नहीं दे सके, तो इसके बाद वो क्या एविडेंस देंगे? तो कहने का मकसद ये है कि उनको कानूनी जाराजोई का हक हासिल है, वो जाएं, इसके खिलाफ अपील करें और मजीद अदालतों में चक्कर लगाते रहें। आज हमारी शैला रजा से बात हो रही थी, आज भाई जब बात हुई थी शैला रजा से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, उनका ये कहना था कि पहले भुट्टो साहब के दौर में, बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में इस तरह के काम होते रहे, यूं ही पकड़ धकड़, यूं ही अदालतों में बंद करना, यूं ही केसेस चलाना, और बाद में उन्हीं जजों का ये कहना कि वो फैसले हमसे जबरदस्ती कराए गए। तो अब भी वही सब कुछ कराया जा रहा है। ये जो लकूनाज रह गए हैं जिनकी बिना पर अब ये फर्दर आगे जाएंगे और केस फाइल करेंगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट, आला अदालत तक जाएंगे, तो ये तमाम नुक्ते छोड़े ही इसीलिए गए हैं शायद कि कोई बातें जो मनवानी है वो मनवा ली जाए, कोई इनके ऊपर जोर जबरदस्ती इस तरह से करके देख ली जाए। क्या जवाब देंगे आप? मुझे नहीं पता कि जजेस का एजेंडा क्या है, न मैं उनको डाउट करता हूं कि जजेस किसी एजेंडे के तहत बैठे हैं, वो इनसे कोई अपनी शरायत तो देखिए ना, इन्होंने सुबह काफी शोर भी डाला कि कुंडियां लगी हुई अदालतों को, अंदर पता नहीं क्या फैसले कराए जा रहे हैं, मीडिया पे आके काफी वावेला किया इन्होंने। वो इनके होलीगनिज्म और रवैये की वजह से है। कौन सी अदालत में फैसला ऐसे सुना जाता है कि किराए के 3000 गुंडे ले आए, अपने मुलाजिम और जो अपने मुलाजिम हैं, अपने एम्प्लॉइज हैं, उनको लाया जाए और वो कभी गाड़ी पर फूलों की पत्तियां डालें, कभी अदालत में जा घुसे। तो अदालत में एक ऑर्डर होता है, अगर उस ऑर्डर को ये बरकरार करने का खतरा था, कौन सी अदालतें फैसला सुनाती हैं बाहर गार्ड्स और सिक्योरिटी को बुला के? क्योंकि हमारा रवैया ये रहा है, आपने लाहौर में देखा है, आप ये कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो लोगों का जो रवैया है, जो ये अपने एम्प्लॉइज को ले आते हैं, अपने मुलाजमों को ले आते हैं, अपने उन लोगों को जिनको उन्होंने सियासी और माली मफादात मुहैया किए हैं, जब उनको इकट्ठा करके अदालतों पर चढ़ दौड़ते हैं, तो फिर अदालतों ने उसको ऑर्डर को कायम करने के लिए यकीनन ऐसे लोगों को बाहर रख के फैसला सुनाना था, वरना कौन से जो लोग थे अंदर मौजूद नहीं थे। तो जब ये पेशियां भी होती रही, 167 पेशियों में किसको रोका गया अंदर अदालत में जाने को? न उनके एविडेंस को रोका गया, न उनकी सफाई के गवाहान को रोका गया, न इनको रोका गया कि आप एविडेंस लेकर ना आए। तो मैं समझता हूं बड़ा मेरिट बेस्ड फैसला जिसको पूरी कौम अप्रिशिएट कर रही है। और आप देखेंगी कि जो पहले बात हो रही थी, कौन से लोग बाहर आएंगे? लोग बाहर आना नहीं चाहते क्योंकि उनके सामने ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। लोगों की हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ हैं, चंद चेहरों के साथ नहीं है। अच्छा जज साहब, एक और दलील का भी ऑपोजिशन की जवाब दे दीजिए, ताकि थोड़ा वो बात भी उनकी वाजे हो जाए कि वो जो कहते हैं कि 1997 से 2007 तक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर बड़ा एक मुश्किल वक्त था, लेकिन हम सर्वाइव किए, हम और बेहतर होके आए और फिर हमने हुकूमत भी की। तो अब जो वक्त है, इसको भी वो उसके साथ ही एसोसिएट करते हैं। जब कहा जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सियासी मुस्तकबिल जो है वो कोई अच्छा नजर नहीं आता, तो वो कहते हैं नहीं तब भी ऐसे था। लेकिन आप समझते हैं कि उन हालात में इन हालात में बड़ा वाज़ेह फर्क है? देखिए महरीन, मैं जिस तरीके से इसको देखता हूं, ये किसी डिक्टेटर का दौर नहीं है। किसी डिक्टेटर ने इनको अरेस्ट नहीं किया, किसी मिलिट्री कोर्ट ने इनको सजाएं नहीं दी। ये रेफरेंसेस उस वक्त बने, एक पॉलिटिकल पार्टी ने इनके खिलाफ बनाए। और ये जो पर्टिकुलर केस है, इसमें उस इंक्वायरी के बेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने JIT बनाई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एविडेंस कलेक्ट करके लाएं और फिर उसका ट्रायल हो रहा है। तो सिविल हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केस पहले सुना, उस वक्त ये पार्लियामेंट में भी लेके गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा, फिर इनके मुतालबे पर JIT बनाई गई, फिर ये तमाम केसेस वहां जो एविडेंस इकट्ठी होती रही। और आज इनके कहने के मुताबिक 1.5 साल तक इनको वजाहत के लिए टाइम दिया गया। अगर उसमें भी ये अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके, तो अब मुझे बताइए कि अगर आप मुल्क की अदालतों के फैसले नहीं मानते
और पॉलिटिकल डिसीजन का या लोगों का जो बैलेट का एहतराम है वो आप खुद नहीं करते, हुकूमतों को आप आमरीत का दौर था, ये सक्सेसफुल हुकूमत है और बाकायदा ट्रायल कोर्ट से होता हुआ ये मामला जो है वो उसका फैसला सामने आ रहा है, पूरी पेशियां भुगताई गई, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि पहले पेशे, लेकिन काफ़ी वाज़ेह फ़र्क है। कामरान खान साहब, इस वक्त अगर हम आपने सुना जैसा माहिर कानून कामरान खान साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो फरमाया जिस तरह से, और जिस तरह अभी जनरल साहब भी फरमा रहे हैं, इस वक्त तक जो अभी केस में जितना कुछ आगे बढ़ चुका है, हम अल अज़ीज़िया और इसकी बात कर रहे हैं, एवनफील्ड रेफरेंस, और ये जो तीसरा इनका है फ्लैगशिप रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं, तो जो मामला अभी यहाँ तक पहुँचा है उसके बाद जो लकूनास जो बहुत जिक्र किया जा रहा है बीच में छोड़ दिए, नैब ने शायद ट्रायल इतना मजबूत नहीं था नैब की तरफ से, जो दूसरे केस में वो बरी हो गए, तो अब इन मामलात को नैब भी लेके जा रहा है, ये भी लेके जा रहे हैं, तो क्या आगे मामलात नैब के कोई इस तरह के होंगे कि वो जो लकूनस छोड़े गए उनको वो शायद फिल कर पाएंगे और आने वाले वक्त में ये केस जो है ये बेहतर हो जाएगा नैब की तरफ से? जी मेरीन, जनरल साहब ने एक बात बड़ी अच्छी की है कि अगर बिल्कुल अपील उनका हक है, वो अपील में जाएंगे। आज उन्होंने अनाउंस भी किया है कि ये फैसला जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। 10 दिन का वक्त होता है नैब कानून के मुताबिक, और ख़ुद नैब ने भी ये कहा है कि जिस रेफरेंस में उनकी बरियत हुई है वो भी उसको चैलेंज करेंगे कि ये बरियत नहीं होनी चाहिए थी, इनको इसमें भी सज़ा होनी चाहिए थी। तो दोनों फरीक जो हैं वो हाई कोर्ट में जाएंगे। लेकिन वो जनरल अवान साहब ने ये बड़ी अच्छी बात की है कि जब वो यहाँ इतना 183 समातों पर जब वो कोई डिफेंस नहीं पेश कर सके, तो वो एपलेट स्टेज पे कौन सा ऐसा डिफेंस पेश करेंगे, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट या कौन सा ऐसा कोई खत लेकर आएंगे जो कि उनके लिए रिलीफ का बाइस बनेगा। जब यहाँ इतने लंबे चौड़े ट्रायल में वो कुछ नहीं दे सके दस्तावेजी सबूत, तो वहाँ पर क्या होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो कंट्रोवर्सी आ रही है जिस पे कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी कमेंट किया कि ये आपने पूछा कि जी जब एक रेफरेंस में सज़ा हो गई तो उसी तरीके, देखिए ये आइडेंटिकल रेफरेंस नहीं था, ये आइडेंटिकल रेफरेंस नहीं था। अगरचे जो सेक्शन लगाई गई थी नैब की सेक्शन 9A5, ये इसमें भी एक रेफरेंस में भी यही थी और दूसरे रेफरेंस में भी इसी का इतलाक हुआ था चार्जशीट के मुताबिक, लेकिन इसके फैक्ट्स मुख्तलिफ थे, इसके गवाहान मुख्तलिफ थे। एक रेफरेंस में 22 गवाहान पेश किए गए, वो दूसरे रेफरेंस में गवाह नहीं थे, और दूसरे रेफरेंस में 16 गवाहान पेश किए गए, उनका दूसरे रेफरेंस से कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये कतई तौर पर प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ थी, इनके फैक्ट्स भी मुख्तलिफ थे, फिगर्स मुख्तलिफ थे, इनके गवाहान मुख्तलिफ थे, जो शवाहिद पेश किए गए वो मुख्तलिफ थे। इसलिए इनको इस तरीके से कंपेयर नहीं किया जा सकता कि अगर जो फैसला एक रेफरेंस में आया वही दूसरे में भी आ सकता था। देखिए बारे सबूत की बात की, उसमें बारे सबूत जो था वो जाहिर है इनके ऊपर था। हाँ ये जरूर हम कह सकते हैं कि नैब ने जो एविडेंस दिया होगा इनके खिलाफ, जो एलिगेशंस लगाए हैं, जो चार्जशीट लगाई थी, उसमें वो इतनी मजबूत नहीं होगी फ्लैगशिप रेफरेंस में, जिसकी वजह से जज साहब ने यह समझा कि ये चूंकि केस जो है इतना नैब की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से, इस्तगासा की तरफ से ज़्यादा जो है वो सॉलिड नहीं है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर उनको शक का फ़ायदा दिया, और शक का फ़ायदा जो है वो जाता है। और ये फिर वही बात आती है कि ये चीज़ अदालत की ट्रांसपेरेंसी को भी एंडोर्स करती है कि एक जज साहब ने जब देखा कि जहाँ उन्हें सबूत नज़र नहीं आया कि मुखालफाना, तो उन्होंने वहाँ पर बरियत का फ़ैसला किया, और जहाँ पर वो मुतमईन हुए कि हाँ यहाँ पर प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना केस बना रही है और यहाँ पर डिफेंस जो है वो अपना केस प्रूव करने में नाकाम रही, वहां उन्होंने सजा सुना दी। और मैं आपको बता दूं कि इसमें ये जो फैसला है आपके सामने जो इस वक्त मौजूद है, उसमें उन्होंने बाकायदा लिख दिया है। पहले जब एवान फील्ड रेफरेंस का फैसला आया था तो नून लीग की तरफ से बहुत शोर मचा था कि जी को करप्ट और करप्ट प्रैक्टिस की तो बात ही नहीं हुई, इसमें करप्शन के ऊपर सजा नहीं हुई, लेकिन इसमें उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है कि नवाज शरीफ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए हैं। और वैसे भी जो लेकिन इसमें कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी एक बात की, उन्होंने कहा है कि इतना ये स्ट्रॉन्ग करप्शन का केस उस तरह से नहीं था, उनका जो एक अपना एनालिसिस है। क्या कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने पूरे पैनल की गुफ्तगू भी सुनी, इस दौरान कुछ बातें भी की, अगर कानूनी नुक्ते नज़र से आप समझते हैं कुछ उसमें तस्हीह करने वाली है तो वो ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही साहब नैब की जो प्रोसिक्यूशन के हवाले से मैंने अभी बात की, जो लकूनाज रह गए, जो कमी कोताही रह गई या जिस तरह से उसको लेकर नहीं चला गया नैब की जानिब से, तो उसकी भी थोड़ी वजाहत कर दे कि क्या कमियाँ कोताहियाँ वीकनेसेस रही नैब की जानिब से भी। देखिए इसमें जो ये केस जिसमें सजा हो गई है, इसमें 2 अदालतों ने अभी इसको एग्जामिन करना है और इसकी रीअप्रेजल होनी है।
हाँ, तो हम इस मामले को इतना जो है ना वो न कर दें कि जैसे जो है ना वो बाकी 2 अदालतों का फैसला भी हम यहाँ टीवी पे बैठ के ना सुना दें ना, ये गैर मुनासिब बात हो जाती है। किसी का केस जो है वो खराब हो जाता है। हम तो समझना चाह रहे हैं कामरान मुर्तजा साहब, हमारे जो एनालिस्ट तज्जिया कर रहे हैं उनकी अपनी जाती राय है। तो इसमें उनकी जाती राय है। इसमें ऐसा है कि इसमें भी जो मुझे एविडेंस लग रही है या जो ग्राउंड लग रहे हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं लग रहे हैं। गो कि इसमें बेस्ट एविडेंस जो है वो उनके बेटों की थी, वो उन्होंने पेश नहीं किए या वो नहीं आए। मगर इसके बावजूद जो है वो इनिशियल बर्डन जो है वो डिस्चार्ज करना होता है। क्रिमिनल जब हम केस डील करते हैं उसके साथ, तो हम किसी वो इखलाकियात के ऊपर, उसके म्यार के ऊपर नहीं जा रहे होते कि ये बाप की जायदाद थी और बाप की जायदाद थी, अगर या बेटों की उम्र कम थी तो उनके पास कहाँ से आई। हमने यहाँ जब क्रिमिनल साइड पे डील करते हैं तो एक कड़ी को दूसरी कड़ी के साथ मिलाना होता है, और जहाँ पे कोई कड़ी टूट जाती है तो वहाँ शक का फायदा जो है वो मुलजिम को जाता है। वो मुलजिम कोई भी हो, मियाँ नवाज शरीफ हो या कोई एक आम आदमी हो, वो तमाम शक के फायदे जो है वो मुलजिम को जाते हैं। यहाँ पे भी जो है वो कड़ियाँ वीक हैं। उसमें अभी भी मफरूज़ों का सहारा लिया गया है, यानी बेटों की उम्र का कम होना, उसको बाप से जोड़ दिया जाना, गिफ्ट के जो अमाउंट है, जो पैसे जो आए हैं वो इनको आना, तो उसमें बाज़ मफरूज़े ऐसे हैं। अब उसको देखना यह है कि हाई कोर्ट उसको किस तरह डील करती है या सुप्रीम कोर्ट कैसे डील करती है। इसमें भी जो मेजर बर्डन है वो मियाँ साहब पे शिफ्ट किया गया है इस केस में। तो अब वो देखना है कि वो मेजर बर्डन या इस हद तक बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। जी, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उसका ना होना जो है वो भी एक बड़ी वीकनेस रही है इस जेआईटी की, इस नैब की माजरत के साथ, और इसकी वजह से भी ये केस जो है नैब की तरफ से वीक होता दिखाई देता है। देखिए, नैब के अक्सर केसेस जो है ना वो वीक होते हैं, मगर वो चूंकि स्पेशल लॉ है, बाज़ औक़ात स्पेशल लॉ होने की वजह से बेनिफिट मिल जाता है। ये जो 14C जो जिसमें जो वो बर्डन जो है ना वो बर्डन की बात करते हैं, ये बर्डन जो है ना वो दूसरी तरफ रख दिया गया है, और उस बर्डन की वजह से फिर उसको बड़ी अदालतों ने एक्सप्लेन किया कि नहीं, स्टिल जो है ना इनिशियल बर्डन जो है वो उनके प्रोसिक्यूशन पे ही है, और जब इनिशियल बर्डन डिस्चार्ज हो जाता है तो तब शिफ्ट करता है। तो अभी तक जो है ना वो जितने इनके, अगर इनको स्पेशल लॉ ये 14C को निकाल दीजिए ना, तो तमाम के तमाम केस शायद एक्विटल की तरफ चले जाएंगे। स्टिल जो है ना वो प्रोसिक्यूशन इस काबिल नहीं होती इतना खर्चा करने के बावजूद जो है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ठीक है, हमें ब्रेक पे भी जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आते हैं, जी कामरान खान साहब, हम इस पे बात करते हैं। ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब हम वापस आते हैं तो फिर हम बात करते हैं अपने इसकी भी, ओमनी ग्रुप के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स आए और शहजाद अकबर ने जो खासतौर पे कहा क्या पता लगा कि हम ग्रे लिस्ट में क्यों हैं, ये सब भी हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दूसरे अहम केस की भी बात करते हैं। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में ये जो केस सुना गया और जो जेआईटी की रिपोर्ट जो है इसकी समरी जो यहाँ पे पेश की गई और उसे जिस तरह से प्रोजेक्टर पे दिखाया गया, समझाया गया और उसके बाद जो सख्त रिमार्क्स अदालत के सामने आए, उन सब पर हमने गुफ्तगू करनी है। कामरान मुर्तज़ा साहब, पहले तो अगर आप समझा सकें कि ये जो आज केस इसकी हेयरिंग हुई और इसमें जिस तरह के रिमार्क्स सामने आए हैं, जिस तरह की ट्राइका बताया गया इन 3 ग्रुप्स के दरमियान है, ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप, और जो बात की गई मलिक रियाज के हवाले से, ये कितना एक आने वाले दिनों में एक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए खास तौर पे? देखिए, इसमें एक तो अपना जेआईटी की रिपोर्ट है, और अगर जेआईटी की रिपोर्ट की सपोर्ट में कोई एविडेंस अवेलेबल है, कोई ऐसा मटेरियल अवेलेबल है जो उस रिपोर्ट को दुरुस्त साबित करता है। रिपोर्ट को इस तरह से समझ लीजिए जैसे चालान होता है या कोई टास्क दिया गया, उसके जवाब में उनकी तरफ से एक फाइंडिंग आ गई, मगर ये उनका ओपिनियन है। मगर ओपिनियन के साथ अगर मटेरियल अवेलेबल है और वो मटेरियल उसको सपोर्ट कर रहा है, तब तो इनके लिए मुश्किलात होगी। अब किया क्या है इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को इंटरटेन करके जिनके खिलाफ कोई जो एडवर्स कोई बात हो सकती है उन सबको नोटिस कर लिया और 31 के लिए बुलवा लिया। यानी वो आके अगर इस पे एतराज़ करना चाहें, अगर उनको कोई इस हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस रिपोर्ट के हवाले से, तो वो उन तहफ़्फ़ुज़ात को इन राइटिंग भी फाइल कर सकेंगे, और अगर वो चाहें तो ज़ुबानी बात करना चाहें तो ज़ुबानी भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोर्ट ने ये मुनासिब समझा और ये समझा कि ये रिपोर्ट जो है ये फैक्ट्स पे बेस कर रही है या प्रामा फशाई फैक्ट्स पे बेस कर रही है फिल वक्त,
तो फिर मुमकिन है कि इस बैंकिंग कोर्ट को कहा जाए कि जी जिनके पास केस ऑलरेडी पेंडिंग है कि आप प्रोसीड करें। ये भी मुमकिन है कि इसका चूंकि हुजम जो है, माली हुजम ज़्यादा है इस केस का, तो किसी और अदारे के पास चला जाए मामला। ये भी मुमकिन है कि इसी जो तफ्तीश हो चुकी है इसी को बुनियाद बनाया जाए। यही भी कहा जा सकता है कि मज़ीद तफ्तीश वो अदारा कर ले और देन रेफरेंस फाइल करे या चालान फाइल करे, जिस तरह से भी केस हो। मगर ये अगर इसका मटीरियल अवेलेबल है उनके पास रिपोर्ट के साथ साथ, और वो ऐसा प्रामा अफशाई जो है वो कनेक्ट कर रहा है इनको, तो फिर मेरा ख्याल है कि इसमें खासा मुश्किल मामला बन लेकिन आगाज़ में केस के इस 3 ग्रुप्स का जो मैंने जिक्र किया, उनके असासे तक जो मुंजमद कर दिए गए, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इंटरम आर्डर उस वक्त करते हैं कि जब 2 बातें होती हैं उसमें। एक तो प्रामा अफशाई केस हो, और दूसरी बात उस वक्त कि ये एप्रीहेंशन हो कि उन असासों को या जो उनके पास जो वो एसेट्स थे उनको कहीं ज़ाया ना कर दिया जाए या वो वहाँ से निकल ना जाए। तो उस हवाले से जो है ना फिर वो कोर्ट जो है ना इस किस्म का आर्डर पास करती है। इस आर्डर को वापस भी लिया जा सकता है, इस आर्डर को कंफर्म भी किया जा सकता है। दोनों सूरतें मुमकिन है इसके लिए। मगर वो फिल वक्त उसको एक तरह से आप समझ लीजिए कि उन एसेट्स को महफूज कर लिया गया है, ताकि कल कोई अगर उसको निकालना चाहे, वहाँ से आगे पीछे करना चाहे तो ना कर पाए। सही, ठीक हो गया। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, ठीक है, जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो जरदारी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका इस वक्त रवैया है, जिस तरह वो पहले खामोश थे और इस वक्त उन्होंने जिस तरह से बोलना शुरू कर दिया है, इदारों के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, और इस वक्त जिस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं, तो आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं कि ये तसादुम जो है ये बढ़ेगा, कोई फ़ायदा नुकसान कुछ इससे हासिल कर पाएंगे? महरीन, मैं नहीं समझता। बॉडी लैंग्वेज तो मैं जो हमारे बयानात सामने आ रहे हैं सियासी लीडर्स के, और जिस तरीके से ये अपने बयानात देते हैं और उनसे फिर वापस लौट जाते हैं। अभी आप देखिए, इन्हीं आसिफ अली जरदारी साहब को यही मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, अली बाबा 40 चोर यही थे गलियों में, और लाड़काना की गलियों और लाहौर के बाजारों में इन्हीं को घसीटना था, इन्हीं को उल्टा लटकाना था। नवाज शरीफ साहब इन्हीं से मुखातिब थे कि वो लूटी हुई दौलत वापस ले आए, ये आपकी नहीं है, ये कौम की अमानत है, इसको वापस कर दें। फिर जो साद रफीक साहब हैं, उनकी जो आज कितनी दफ़ा टीवी पे क्लिप चल चुका है कि उन्होंने कहा कि आपका पेट कब भरेगा, कितनी करप्शन आपने और करनी है, कितना और खाना है आपने, क्या आपकी शुगर मिलें बचे देती हैं। ये तमाम इल्ज़ामात लगाने के बाद फिर वो जब खुद उन पर केस बना तो वो अदालत पार्लियामेंट में आके खड़े होकर ये फरमा रहे हैं कि अगर इनको गिरफ्तार किया तो मुल्क में भूचाल आ जाएगा। और भाई क्या बात करने की कोशिश कर रहे हो, किसको कहने की कोशिश कर रहे हैं? मकसद ये है कहने का कि सियासी लोगों के बयानात देना, उनसे मुनहरिफ हो जाना, इल्ज़ाम लगाना, नैरेटिव फॉर्म करना और उन नैरेटिव्स को कुछ अरसा हवा देना कोई नई बात नहीं है। अच्छा, बात नहीं, लेकिन जज साहब अगर ये थोड़ा समझा सके, ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई है इसका मकसद क्या है? बज़ाहिर तो फायदा कोई नजर नहीं आता, शायद दिल की भड़ास है, लेकिन क्या फायदा कुछ मिल सकता है इनको? ये जो इस वक्त की स्ट्रैटेजी है जरदारी साहब की, फायदा जो लेने की ये कोशिश कर रहे हैं, ये जिन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके बच्चों के मुंह से ये नवाला छीन चुके हैं, जिनके आने वाली नस्लों को बेरोजगार करने के लिए इन्होंने आसिफ अली जरदारी है ना, ये बेनज़ीर भुट्टो तो नहीं है ना। आसिफ अली जरदारी साहब के लिए आने वाला वक्त जो है वो कुछ मनाजिर तो ऐसे दिखाता है कि सलाखों के पीछे हमें 2 बड़े रहनुमा, अपनी पार्टी की क़यादत करने वाले रहनुमा नजर आते हैं। अपने मेहमानों का खास शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।